अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम चौधरी और मुल्क की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक्स के हवाले से मामलात ज़ेर गर्दिश हैं, बातें की जा रही हैं। ऑडियो लीक्स पर सलामती कमेटी का इजलास जो कि बुध को तलब किया गया है और इस हवाले से बताया गया है कि खुफिया इदारों के सरबराहान भी इसमें शरीक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है इस इजलास के हवाले से लीक की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी गई है। हसास इदारों का एक एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा और PM हाउस के अमले से भी तफ्तीश का इख्तियार हासिल होगा और इसके साथ साथ पता लगाया जाएगा कि डिवाइस इस्तेमाल की गई थी या फ़ोन इस्तेमाल हुआ इस ऑडियो लीक के हवाले से, जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मज़ीद खुफिया रिकॉर्डिंग भी सामने आएंगी। अब किस तरह से ये बात की जा रही है, जिसमें उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ बता रही हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाएगा। ये तमाम तर मामलात किस तरफ जा रही है, सियासत को किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि बरकी अलाज से मौज कमाने वालों के तो एक जानिब चूल्हे ठंडे हो गए हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, अशियाए ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर है, इक़्तिदार की रस्साकशी और बाहमी इख्तलाफात में उलझे सियासतदान। अवाम की दाद रसी किसकी तरजीह है? दुश्मन मुल्क से पावर प्लांट जो दरामद होने की ऑडियो लीक हुई है और वज़ीर आज़म हाउस की जासूसी करने वाला आखिर है कौन? हकीकी ज़ादी के मतलाशी, वफाक को फतह करने की मनसूबा बंदी, जलसे जुलूस धरना गिराव सियासत का महवर मरकज़ क्यों है? अवाम की तकदीर बदलने वाले चेहरे बदलने और कारोबार चमकाने के लिए क्यों कोशा है? अकरबा परवरी, ज़ाती मुफादात, ये ऑडियो लीक्स किस तरह से पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज होती रहेंगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवाती चलूँ। साबिक सेंटर मुस्लिम लीग नून गौस मोहम्मद नियाजी साहब सीनियर सियासतदान हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ गौस मोहम्मद नियाजी साहब। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली उज़्मा रियाज जतून साहिबा। उज़्मा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले बात कर ली जाए, मैं अगर बात करूं आपसे सेंटर साहब कि जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हुई है उसके बाद तो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जा सकती है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाकी काबिल तशरीफ बात है, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी का अगर ये हाल है कि सारी बातें जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया पे सारा दिन सर्कुलेट करती रही हैं और एक नहीं दो अभी आई हैं और फिर ये भी धमकी दी गई है किसी जानब से कि शायद और भी बहुत सारे वीडियोज हैं। तो ये तो यकीनन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी रियासत के लिए लम्हा फिक्री है और जो लोग वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पे जिम्मेदार हैं गैरों को इस बात का एहसास होना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। कुछ लोग इसको साइबर अटैक कर रहे हैं किसी भारत एजेंसी की तरफ से, तो यकीनन जो अगर साइबर अटैक भी है या जो भी है इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तमाम असास अदारे जो कि सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, दायरे पर सिक्योरिटी के तमाम, जो कि एक वज़ीर आज़म जो होता है पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, तमाम इदारे इसके अंदर आते हैं और इदारों जो सिक्योरिटी इदारे जो हैं इनके जिम्मेदारी है कि इनकी जो सिक्योरिटी का ख्याल रखें, हर किस्म की सिक्योरिटी का, या वज़ीर आज़म की ज़ाती तौर पर सिक्योरिटी का, वज़ीर आज़म की जो वहाँ मीटिंग होती है उसकी सिक्योरिटी और बहुत से मामला हैं उनके सिक्योरिटी जिम्मेदार हैं। यकीनन वो उनको इन्वॉल्व करके इसकी मामले की तह तक पहुँचा जाए कि आखिर कौन सी ऐसी नेग्लिजेंस है या क्या जगह है और इसका फौरी तदारक होना चाहिए। अभी तक तो ये जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई और कल शायद मीटिंग भी होगी वहाँ सलामती कौंसिल की और उस पर ये बात रखी जाएगी और बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि इसको जो मुसलमान है और जो लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व है उनको करार बख्शी सजा दी जाए और ऐसा प्रोसेस किया जाए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। ठीक, इस तरह के वाक़यात ना हो, इस हवाले से बात करते हैं। उस्मा साहिबा, मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है, आपने गालबन स्पीकर तो ऑन नहीं किया हुआ? सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा, सवाल मुझे समझ नहीं आया। आपने स्पीकर तो नहीं ऑन किया फ़ोन का, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ दोबारा आ रही थी। जी आप बताएं। अच्छा, उस्मा साहिबा, सवाल ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरियम ने कहा है इमरान नाअहल हो जाएगा, इनको कैसे पता लग गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कि मजीद भी अभी ऑडियोज आनी है
इसके हवाले से तो फिर उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान आता है कि उनको कैसे पता लग गया मजीद ऑडियोज आने, क्योंकि हमने देखा था कि शौकत तरीन की जो ऑडियो लीक हुई थी उस पर भी हुकूमत ने कहा था कि इनकी असलियत सामने आ गई है। अब पीटीआई कह रही है कि हुकूमती इत्तेहाद की असलियत सामने आ गई है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं और जो एक जमहूरी हुकूमत को जो थर्ड पार्टी, और वो पार्टी कौन है कि जो हुकूमत के हर मामला में इतना डीपली इन्वॉल्व है कि वो जिस हुकूमत को जहाँ पे चाहे जिस तरह से चाहे भी कर सकती है, उनकी ऑडियो और वीडियोस भी लीक कर सकती है। साइफर का भी जो मसला हुआ है, जिसमें खान साहब ने भी कहा है कि इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिए कि वो साइफर कैसे आया, क्यों आया। उस वक्त भी वजीर आजम इमरान खान साहब बैठे हुए थे और एक जो मुल्क का वजीर आजम था उसको इस चीज का नहीं पता था और किसको कहा जा रहा था कि इस हुकूमत को गिराया जाए, इस हुकूमत को हटा के इमरान खान की हुकूमत को दूसरी हुकूमत लेकर आई जाए। उस वक्त अगर ये तमाम सियासतदान इकट्ठे होकर सिर्फ मुल्क और कौम का सोचते हुए इसके ऊपर अगर तहकीकात करा लेते तो शायद आज ये सारे लोग इतनी मुश्किल में ना पड़ते। जहां तक इस वक्त ऑडियो और वीडियोस की जो बातें शातें हो रही हैं, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप पर्सनल गुफ्तगू भी करते हैं या आप आपस में बैठते हैं या कोई बात करते हैं तो ये इतनी चीजें इस तरह से अगर आउट होने लग जाए तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी सेंसिटिव इश्यूज को भी डिस्कस किया जाता है कि जिसकी हसासियत इतनी ज्यादा होती है कि आप एक खास बंदे या एक उन चार बंदों के अलावा पांच बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए, और वो चीजें भी आपकी अगर इस तरह से रिकॉर्ड हो तो मुझे ये बताएं कि जो हसास मामलात होंगे उनको आप किस तरह से सिक्योर करोगे। दूसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इन लोगों के अल्लाह तबारक ताला ने भी इन लोगों को मैं ये समझती हूँ कि इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है। इनकी नियतें भी कुछ ठीक नहीं थी कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जब मुख्तलिफ, आपको पता है कि वीडियोस लीक हुई और उन वीडियोस का ताल्लुक भी नून लीग से था और कहा गया, मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी ये बयान आया कि बहुत सी ऑडियो और वीडियोस मेरे पास मौजूद है और मैं इन ऑडियो वीडियोस को मुनासिब वक्त पे ऊपर लीक कर सकती हूँ। तो ये देखें, ये जो सिस्टम था एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग का, ये सारा कुछ, ये मैं समझती हूँ कि ये इसकी बुनियाद ही गलत है। इन चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और फिर वो टेक्नोलॉजी जो इस वक्त तक पूरी दुनिया में एक इसराइल के अलावा किसी के पास मौजूद नहीं है, जिसमें जो व्हाट्सएप की ये कॉल्स को रिकॉर्ड करना या बाकी चीजों को सर से रिकॉर्ड करना, तो ये टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आई तो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई, और अगर नहीं आई तो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं कि आज लोगों की कन्वर्सेशन और जो उनकी पर्सनल मीटिंग्स हैं उनकी बातों को लीक किया जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन उसके साथ मुझे ये समझ नहीं आती इस वक्त पीडीएम की, जिस इन तमाम सुनने में आ रहा है और जो रूमर्स है उसमें ये आता है कि जी ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं, ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, इसके सिलसिले को बंद किया जाए, हमसे पैसे लिए जाए। मतलब इवन सुनने में यहाँ तक आया कि 5 अरब रुपए की ऑफर की गई है। तो देखिए ये तमाम चीजें देख के सिर्फ अफसोस के अलावा बंदा क्या कह सकता है कि इस किस्म के एक जो एटमी पावर मुल्क है और जिसके अंदर अब लोग इतने पीसफुल और इतने जमहूरियत को पसंद करने वाले लोग और उनकी इलेक्टेड हुकूमतों को इस तरह से निकाला जाए, कभी उनको साइफर के तहत निकाला जाए और फिर किसी साजिश के तहत उनको निकाल के फिर अदम एतमाद फैला कर और फिर उसके बाद जब आप इन लोगों को बिठाती हैं और फिर उनकी भी वीडियोस और ऑडियोज लीक होने लगे, तो मैं समझती हूँ ये हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है और
हम सबको बैठ के इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि इस वक्त हमने अपने मुल्क को, अपनी कौम को किस तरह से बचाना है और इस किस्म की साजिशों से किस तरह से अपने आप को महफूज करना है। ये जितनी पॉइंट्स आपने सामने रखी हैं सेनेटर साहब, अब अगर उन पॉइंट्स को सामने रखा जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का डेटा जिस तरह डार्क वेब पर फ़रोग़ के लिए पेश हुआ, इससे क्या जाहिर होता है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी और जितनी भी सिक्योरिटी के इदारे हैं इतनी कमज़ोर हैं कि सिक्योरिटी मामलात और खारजा अमूर पर भी गुफ्तगू क्या अब सबके हाथ में होगी सेनेटर साहब? हाँ जी बिल्कुल, आपने जो सही फरमाया। एक तो मैं पहले जवाब देता हूँ, मेरी बहन ने कहा कि जी हमारे साइबर और जमहूरी और उसको हटाया गया। देखो जो भी हटाया गया उसमें वो एक जमहूरी तरीका था। साइबर पे उन्होंने एक इश्तहार निकाली की बैरूनी सौर पर साजिश हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि जमहूरी हमारा हक था और जो लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो इन पर कवर दिए हुए थे, जब वो न्यूट्रल हो गए तो ज़ाहिर है हमें एक मौका मिला और हमें महसूस हुआ कि इदारे जो है न्यूट्रल है, तो हमने अपना वो हक इस्तेमाल किया और कामयाब हुए। और इसके बावजूद इन्होंने एक किस्म का आइन तोड़ा, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, फिर अदालतों के बीच में आने पड़ा, फिर इन्होंने कहा कि 12 बजे अदालतें क्यों खुली हैं। तो एक जमहूरी तरीका था, इनको जब अगर जमहूरी लोग हैं तो जमहूरी तरीके एक्सेप्ट करना चाहिए था। और हमने तो हमेशा जमहूरी तरीके से जो भी तब्दीली है उसका सरबदम किया है। इससे पहले 5 साल की पार्टी हुकूमत की, फिर जमहूरी तरीके से 5 साल हमने पूरे किए, फिर 5 साल हम तो चाह रहे थे कि ये लोग पूरे करें, लेकिन बीच में ऐसे मुआशी हालात हुए और इन्होंने ऐसा पोजीशन को दीवार से लगाना शुरू कर दिया कि पोजीशन को मजबूरन आगे आना पड़ा। और जो इदारे को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि जी मुआशी हालात हमारे बुरे हो रहे हैं, इनके पास तो कोई तो दावे करते थे कि हमारे पास 200 बंदों की टीम है तो हम मुल्क को मुश्किल को पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे। तो वो उस पर कामयाब नहीं हुए और नतीजा ये निकला कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। फिर हमें कड़ी शरायत पे IMF से मुआहदा करना पड़ा और साथ में देखा कि उसकी वजह से कितनी महंगाई है। तो ये एक बात हो रही थी उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी हर लिहाज से, उसकी जान की, उनकी मीटिंग्स की, उनके तमाम जो इस कार्रवाई की सिक्योरिटी के जिम्मेदार असास जो हमारे इदारे होते हैं, अब उसमें इस वजह समझ नहीं आई कि ये क्यों लीक हुई है और फिर क्यों धमकियां दी गई। ये तो एक किस्म की ब्लैक मेलिंग है और ये एक नहीं एक दिन में 2 दफा 2 स्टेप पे हुई है। इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसके बेनिफिशियरी तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अलबत्ता मरियम साहबा को टारगेट किया गया है। इस जो वीडियोस जो ऑडियोज लीक हुई हैं, ये उन्होंने अपने दामाद को फेवर देने की कोशिश की है, शायद किसी पड़ोसी मुल्क से जो मशीनी दरामद करनी थी, तो वो सारा कोड था और सारी चीजें सामने आ गई है। उसमें कोई ऐसी चीज साबित नहीं हुई है। एक शायद आउट ऑफ द वे जाके मरियम साहब अपने दामाद को फेवर दिला रही थी। वो तो कोर्ट का फैसला भी है, उसकी कापी भी आपने सोशल मीडिया पे दी होगी, पर वो तो एक बात की बात है। लेकिन न्याजी साहब कतई कलामी की माजरत, मरियम नवाज को सरकारी ओहदा भी नहीं रखती हैं। इस तरह से दामाद के लिए पावर प्लांट दरामद करने के लिए दबाव बढ़ाना, जो कि ऑडियो लीक से जाहिर भी हुआ, जबकि वज़ीर-ए-आज़म भी मरियम की बात का दिफा नहीं कर रहे, इससे आप क्या समझती हैं कि क्या पैगाम अवाम और दुनिया को जाता है? उसमें देखा ना, तो मरियम साहबा जो बात कह रही है, वो कह रहे हैं कि वो ऐसी मशीनरी है जिसका 60% पाकिस्तान में आ चुका है और 40% रहता है। तो फिर उसमें जाहिर है, अब तो या तो इस पे बात हो रही थी जो मैंने समझी है कि या तो ये 60% वापस देने की इजाजत है, क्योंकि उसके बाद तिजारत पे पाबंदी लग गई और 2019 में इमरान हुकूमत लगा दी। तो उसमें या तो इस पे बात हो रही थी कि यार ये 60% वापस किया जाए, कम अज कम 40% रहता है उसको दरामद की इजाजत दी जाए। लेकिन उस वक्त तक हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, अब एक पॉलिसी बन गई, हम ना इसको वापस भेजेंगे और ना मजीद जो बाकी सर है कि मशीनरी का वो दरामद करने देंगे। फिर उन्होंने चाइना से रब्ता किया और फिर कोर्ट का भी फैसला जो है वो उनके दामाद के हक में आया, तो वो प्रेशराइज नहीं कर रही। एक बात हो रही है कि अगर इस किस्म की
तो ये पॉजिटिव चीज है। तो उसमें लेकिन मसला ये नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, मसला ये है कि ये लीक क्यों हुआ है और सोशल मीडिया पे क्यों आया है। और ये तो एक बात है कि रिकॉर्डिंग तो तमाम स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है, काबीना की मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग होती है। इससे पहले जो जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तकरीर करनी थी महताब बंदयाल ने, फिर वो भी उन्होंने उनकी इजाजत से उसकी कार्रवाई जो है ना वो सोशल मीडिया पे आई। तो ये लेकिन कई हसास चीज है जिसके लिए हम उसको वो क्या कहते हैं, हम तो मतलब वो पाकिस्तान इस बातों को मुतम्मिल नहीं हो सकता। तो ये मतलब है हमें फ्यूचर जो है ना, क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान में, मुआशरा हालात तो हमारे तजुर्बों हैं ही सही, ये सिक्योरिटी हालात भी हमारे ऐसे हैं। तो इस पे बहुत एक अच्छा हुआ कि कल एक मीटिंग बुला दी है सलामती और उसकी कमेटी की, उस पर सारी सैरा से गुफ्तगू होगी और यकीनन किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपने कहा किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, लेकिन उस्मान साहिबा जब भी कौमी सलामती की बात होती है रियासत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आता है। यहाँ डॉन लीक्स, मेमोगेट स्कैंडल मंजरे आम पर आते हैं, दुनिया के सामने जग हसाई भी होती है, हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर अपना फ़र्ज तो पूरा कर देते हैं। आखिर ये रवैया कब तक चलेगा, क्यों नहीं बदल रहा है ये रवैया? वतन से मोहब्बत को इस्लाम ने निस्फ़ ईमान कहा है, क्या हम अपना मुहासबा करने की जुर्रत नहीं रखते? मेरे भाई ने जो कुछ कहा, मैं इनकी बात सुन के मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को जमहूरी तरीकों के साथ हटाया गया। इन्होंने जमहूरी तरीकों के साथ अगर इमरान खान की हुकूमत को हटाया तो अभी मरियम नवाज साहिबा के ये बयान क्यों आ रहे हैं कि हमने इमरान खान को नाअहल करना है और इसकी सियासत को खत्म करना है। कि जी ये चीज किस बुनियाद पे वो खातून इस किस्म के बयान देने में लगी हुई है, और वो खातून जिनका ना तो हुकूमत के अंदर कोई लेन देन है, ना वो MNA है, ना वो सेनेटर है, ना वो कुछ है, हुकूमत के मामला पे वो इस तरह से जजेस को डिक्टेट कर रही हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें कि जी वो जरूरी है, और दूसरी जगह पे वो आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि जी अगर ये हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो लोग जाके क्या कहेंगे कि जी हम आटा इतना महंगा ले रहे हैं तो हम लेकिन हम पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इस हुकूमत के साथ नहीं है इन मामला पे। और जबकि उन्हीं की वीडियोज लीक हुई, ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर वो कह रही है कि जी आप पेट्रोल की कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी और आपने बढ़ानी है। इन मामलात में मरियम साहिबा का इन्वॉल्व होना, इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व होना, नवाज शरीफ साहब का इकोनॉमी में इन्वॉल्व होना, जो इस वक्त भगोड़े होके और वो अमेरिका इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व करना, मैं ये समझती हूँ कि यही पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रियत समझ नहीं आती कि एक बंदा जो सजा याफ्ता मुल्क से भागा हुआ वो वहां पे बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी के फैसले करेगा, वो वहां पे बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन करेगा, वो वहां पे बैठ के हमारी खारजा पॉलिसीज बनाएगा, वो वहां पे बैठ के यशी की जिंदगी गुजारते हुए यहाँ पे वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे करेगा, वो यहाँ पे वहां पे बैठ के भी यहाँ पे जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब से इतने मुतासिर हुए हैं, उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, पानियों के ऊपर वो रह रही है, किस कदर उनकी मिजरेबल जिंदगी। और ये वहां पर जाके भी अय्याशी और गुची के बैग और ये और वो वहां पे अय्याशी शुरू इन लोगों ने की हुई है। तो लोगों के मुझे आप ये बताया ना कि लोगों का ये इन तमाम चीजों से क्या आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों की नफरत आप लोगों की तरफ नहीं आएगी तो क्या होगी। और फिर बयानात के अंदर इतना ज्यादा तजाद कि जी जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा की बिल्कुल अलग बात है, और जिस वक्त फोन के ऊपर वो बात कर रही है तो वो टोटली अलग बात है। और उसके बाद पाकिस्तानी कौम की तरक्की के लिए कोई बात नहीं करनी, जमात के लिए बात करनी है कि जी हमें वहां पे एक पावर प्लांट चाहिए क्योंकि हाउसिंग स्कीम उनकी बन रही है। तो उसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ मशीनरी भारत से करनी है और वहां से मंगा के उन्होंने यहाँ पे अपने तमाम को करने। क्यों नहीं पाकिस्तान का सोचा जा रहा, क्यों तो नहीं उस्मान साहिबा गंदम लाई जा रही जी, उस्मान साहिबा आपने कहा पाकिस्तान का क्यों नहीं सोचा जा रहा,
لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک بال پر 3 وکٹیں گرانے کا عزم رکھنے والے کپتان عوام کا درد رکھتے ہیں، کبھی اسمبلیوں سے استعفے، کبھی واپسی کا اندیا، حقیقی آزادی مارچ، دھرنا، اسلام آباد کا گھیراؤ، کیا ترجیح ہے، حصول اقتدار یا عوام کے مسائل کا حل؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، کوئی بھی جلسہ جلوس کرنا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے. ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی جلسہ جلوس جو پی ٹی آئی نے اس وقت کی ہے اس سے کہیں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی نقصان ہوا ہے؟ کچھ اگر کہیں پر ہوا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو آپ اور الزام ٹھہرا سکتی ہیں کہ ان کے جلسے جلوس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، عوام کو نقصان ہو رہا ہے. اس قسم کی کوئی چیز پاکستان کے اندر الحمدللہ نہیں ہو رہی. جلسے جلوس کرنے سے کیا پی ڈی ایم جو ہے اچھی معاشی پالیسی نہیں بنا رہی؟ جلسے جلوس پی سی آئی کے کرنے سے کیا یہ اچھی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے؟ ان سے کیا آپ لوگوں کے پاس تو اس وقت 11-12 جماعتیں موجود ہیں اور ان کے بہترین دباؤ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. اگر ہمارے پاس 200 بندوں کی اچھی ٹیم نہیں تھی لیکن ہم نے اتنے نامناسب حالات کے اندر رہتے ہوئے بھی 3 سال کے اندر اپنی جی ڈی پی ہم 6 کے اوپر لے کر گئے ہوئے تھے، اور آپ لوگ جی ڈی پی کہاں پہ لیتے ہیں؟ 0.6 کے اوپر. اب تو مائنس میں ہی جانے لگی ہے. یہ آپ لوگوں کی پالیسیز ہے. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے جمہوری طریقے سے خان صاحب کو حکومت سے ہٹایا. آپ نے کیوں ہٹایا؟ بقول آپ لوگوں کے کہ جی ہماری دور حکومت میں 10% مہنگائی ہو گئی تھی، لوگوں کے حالت ٹھیک نہیں تھی. آپ تو لوگوں کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ نے 50 گنا آپ لوگوں نے مہنگائی بڑھا کے لوگوں سے آٹا تک چھین کے رکھ دیا. آپ لوگوں نے تو لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بیچارے اپنی روٹی اور دال کی جھنجھٹوں سے باہر نہیں آ رہے. ان لوگوں کے لیے تو روٹی اور دال کمانی مشکل ہوتی رہ گئی ہے. آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیں کتنا چاہ رہی ہے، ڈالر دیکھیے. آج مرتا اسماعیل صاحب ریزائن کر رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب آئیں گے اور پھر وہی طریقہ کہ جی ڈالر خریدے جائیں گے اور پھر ان کی قیمتوں کو بڑھا کے اور پھر اس کے بعد ڈالر کو مارکیٹ میں پھینکا جائے گا. یہ اس وقت تک آپ نواز شریف کی فیملی کے اندر دیکھ لیں، صرف اپنے آپ کو اپنی فیملی کو نوازنے کے علاوہ انہوں نے پورے پاکستان کو لوٹا ہے، عوام کو لوٹا ہے. میں یہی سوال سامنے رکھتی ہوں، پھر واپس آپ کے پاس آؤں گی. آپ کے جہاں پہ حکومت ہے صوبوں میں، اس حوالے سے سینٹر صاحب، عوام کی تقدیر بدلنے کا عزم لے کے اقتدار سنبھالنے والی پی ڈی ایم اب چہرے بدل رہی ہے. سر مفتاح کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے گئے، اسحاق ڈار نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار کے آنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مسائل حل ہو جائیں گے؟ ابھی بھی سارے فیصلے اور مشورے برطانیہ سے ہی لیے جا رہے ہیں، تو تبدیلی کیا آئے گی سر؟ اچھا دیکھیں، یہ میری بہن کہے گی گوچی کا بیگ اور یہ ہو سارا، تو گوچی کا بیگ اس نے اگر ذاتی طور پہ خریدا ہے 40,000 کا، 50 کا، 60,000 کا، تو اس میں میرے خیال میں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پتہ وہ توشہ خانہ سے چوری کرتی اور اس سے پھر بارگیننگ کر کے کچھ پیسے جمع کرا کر کے پھر یہ بات کر سکتی تھی. ہم نے تو نہ ڈائمنڈ لیے، نہ کوئی کیا تو کوئی جیورات لیے، نہ کچھ لیے، توشہ خانہ گھڑیاں لی. ہم نے تو توشہ خانہ سے کچھ نہیں دیا. یہ اس کے ذاتی بندے کا مسئلہ ہے، ایک ذاتی بندے کا مسئلہ ہے. ذاتی طور پہ میں پرچیز کر سکتا ہوں، چاہے جون سی میں گاڑی دوں، جون سا پرس لوں، جون سی میں اپنی گھڑی خریدوں. ذاتی طور پہ یہ اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وزیر اطلاعات ہے، اس کا ہسبینڈ آسٹریلیا جاب کرتا ہے، وہ اچھی خاصی پے وہاں سے لیتا ہے. اگر اس سے مریم بیوی مریم اورنگزیب اگر کچھ کا بیگ لے رہی ہے تو میرے خیال میں ان کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی رہی میاں نواز شریف صاحب کی بات، میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں، چاہے یہ اس کو مفرور کہیں چاہے جو بھی کہیں، اور میاں صاحب بھی جلدی آ جائیں گے. جس طرح اسحاق ڈار کی جو مفرور تھی وہ ایک آدھے گھنٹے کے اندر ہی کورٹ نے اجازت دیتی، پیش ہونے کی اجازت دے دی. اسی طرح جب میاں صاحب آئیں گے یہ آدھ گھنٹے میں یہ مفروری جو مفرور کہہ رہی ہے ختم ہو جائے گی. لیڈر ہمارے نواز شریف ہیں، اس وقت جو بھی سیاسی فیصلے ہوں گے وہ جس طرح میاں نواز شریف چاہیں گے اسی طرح ہوگی. شہباز شریف بھی پابند ہے ان کا، مریم اورنگزیب بھی پابند ہے، مریم نواز بھی پابند ہے، ہم بھی پابند ہیں. وہ ایک عام بندہ نہیں ہے، وہ اس طرح فاشسٹ نہیں ہے جس طرح وہ گالی نہیں دیتا کسی کو. وہ اس ملک کا 10 سال وزیر اعظم رہا ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم. دنیا میں ان کی ورتھ ہے، ان کی ایک سے ہے. ابھی پیچھے جو شنگھائی کانفرنس ہوئی تو اس میں چائنا، رشیا، ترکی، سب کے وزراء اعظم نے اور صدور نے میاں نواز شریف کے ساتھ
सबने कहा कि मियां साहब कब आ रहे हैं, कब सब आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ वाहिद बंदा है जो इस मुल्क को सही सिम पे ले जा सकता है, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है। एक सीट एक मियां साहब ले आया और उस तब से तब ये 4 साल इन्होंने गुजारे और इस पे एक उसके बाद मियां साहब के बाद इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। तो ना इन्होंने जो दूसरी गवर्नमेंट से कमिटमेंट की है, IMF की बात देख रहे हैं, IMF से कमिटमेंट की कि हम इतना तेल महंगा करेंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि हमारी हुकूमत जा रही है तो इन्होंने उसको बजाय कम रेट ज्यादा करने के कम कर दिया ताकि जो हुकूमत आ रही है उसके लिए मसाइल खड़े हों। और बड़ी मुश्किल से हमने IMF को बनाया शरायत और कड़ी शरायत में दोबारा ये प्रोग्राम बहाल कराया। और आप देख रहे हैं कि जो मिफ्ता इसमाइल ने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की है और मिफ्ता को अब इसलिए डिजाइन दे रहा है कि मिफ्ता जो कि ना MNA है ना सेनेटर है, वो 6 या 10 अक्टूबर के बाद वो रह नहीं सकता वजीर इत्तला, वो बशीर होगा या एक पर्सनल असिस्टेंट होगा। जिस आजकार साहब आप भी आके आज मेघालय पहुंच रहे हैं, कल हलफ उठाएंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह मुल्क के मुआशी जितने हमारे इशारे और पॉजिटिव साइड में जाएंगे। और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है 60 साल का। 2013 से 18 में आप देख रहे हैं उनकी अचीवमेंट्स, ज़रिए मुबादला के जरिए 23 अरब डॉलर तक पहुंचे, डॉलर को उन्होंने काबू किया 101 का 5 साल रहा, किसी मौके पर उन्होंने काम नहीं किया। और हम पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट जो है वाइट लिस्ट में है उनके दौर में। 17 में जब मियां साहब की हुकूमत को गिराएगा तो पाकिस्तान फिर ग्रे में गया, तो 2 साल पाकिस्तान वाइट लिस्ट में रहा। तो आप ऐसे बंदों की मुख्तलिफ बातें ऐसी करती हैं और अपना मुंह निकालती, मुझे तो हैरानी होती है। हमें हक़ाइक़ की तरफ बजाय इसके कि एक दूसरे के तनकीद करने के, हमें हक़ाइक़ की तरफ आना चाहिए। और एक हकीकत पसंदी तौर पर इन्होंने, आप देखें ना, मुल्क तो हमारा सबका कॉमन है ना, जितना इनका है इतना ही हमारा पाकिस्तान है। तो जो हम मुल्क का मसला हो उस वक्त तो अपोजिशन को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये IMF जो लोन दे रहा था, बाहर से जो लोन मिल रहे थे, इन्होंने कहा कि ये तो आप लोन न दें इनको, ये तो करप्शन कर रहे हैं, ये तो करप्शन की नजर हो जाएगा, ये करप्ट लोग हैं, ये करप्शन की नजर हो जाएगा। मतलब सैलाब है, मुल्क की माशरत बुरी है, तो कुछ तो खुदा होती करते, इस मौके पर तो सियासत नहीं कर रहे। और रहा इनका वजीर खजाना साबित, क्या नाम था उसका, वो वजीर खजाना तो इनका था, मेरे नाम शौकत तरीन की बात आप कर रहे हैं? जी, शौकत अली साहब की। उन्होंने जो सूबाई वजीर, 2 सूबाई वजीर खजाना को फोन किया कि आप IMF को दें कि हम तो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे, यानी कि इनको लोन न मिले। अब मैं इरम आप पे छोड़ता हूँ कि ऐसी पार्टी ये मुल्क दुश्मन जो मुल्क दुश्मन में यहाँ तक चले जाए और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि हम दोबारा इक़्तिदार में, दोबारा इक़्तिदार नहीं मिलने वाला आपको। पाकिस्तान के यूथ को आप मिसगाइड कर रहे हैं, वो जल्द यूथ ही समझ जाएगी। 1 महीना 2 महीने ठहर जाए, 6 महीने के 6 हफ्ते के अंदर आप आए तो बड़े महसूस करेंगे कि सारे यूथ इनको भी छोड़ जाएगी। क्योंकि नारे और बुलंद बांग दावे आप कब तक कर सकेंगे? लोगों को तो अमली चीजें चाहिए। आपने आवाम के लिए 4 साल में क्या किया? कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो हमारे दौर के जो मंसूबे शुरू हुए थे वो मुकम्मल हुआ, उसी का इन्होंने इफ्तिताह किया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की मदद से साग डाल तक और ये शहबाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारा मुल्क दोबारा तरक्की की राह पे गामज़न होगा। कोशिश का मकसद है जी, हम उम्मीद यही करती है कि मुल्क दोबारा तरक्की की तरफ गामज़न हो। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं, बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ और बड़े अच्छे अल्फाज के साथ आप दोनों नाजरीन हमारे आप दोनों का मौक़िफ़, दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुन रही हैं। एक जानिब आपने अपने लीडर नवाज शरीफ साहब की बात की है, एक जानिब दूसरे लीडर इमरान खान साहब हैं जिन्हें मशहूर तरीन लीडर कहा जाता है। लेकिन उस्मा साहिबा, लोग ये भी सवाल करते हैं, नाक़दीन ये भी कहते हैं कि मुल्क के बड़े सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हुक्मरानी करने वाली जमात आवाम को डिलीवर करके दिलों पर राज क्यों नहीं कर रही? 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, जहां खिदमत का मौका मिला है वहां कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? विफाक पर भी पौने 4 साल हुकूमत की। शॉर्टली आपका आंसर चाहिए, फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए मेरा सबसे पहले तो जो अभी आपने बात की कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हमारे तो 3 साल हुकूमत के हुए ना, तो ये लोग तो 70 साल से मुल्क के ऊपर काबिज थे। दूसरी बात ये है कि आज KPK के जो सैलाब आया, आप देख लीजिए इस वक्त मर्दान का इलाका, नौशहरा का इलाका, ये जो इलाके भी बचे हैं, ये परवेज खटक साहब की बेहतरीन वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से, और जो उन्होंने पानी के बहाव को लेके उन्होंने जो वहाँ पे सारा वो जो निजाम बनाया जिसकी तहत ये इलाके बचे, जो बाकी इलाके हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और वो उस वहाँ पे लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि गवर्नमेंट भी वहाँ पे लोगों की पूरी इमदाद कर रही है। और इस वक्त तक किसी भी सुन लेना आप, हंसी आपको बहुत आ रही है, सिंध के अंदर जिस वक्त आपकी जो उनके कि जी यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो रहे हैं, लोगों को तो पैसा दिया जा रहा है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। सिंध के अंदर ये चीजें हो रही है ना जी, नाम मैं उनका भूल रही हूँ, की मेंबर नेशनल असेंबली भी है, उनके बयान इस वक्त आए हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे। सिंध के अंदर तो कब से जरदारी और पीपल्स पार्टी की जी हुकूमत है वहाँ पे, और उस सब लोगों को सुन लेना, आप सुन ले मेरी बात, मैं आपके मामले में नहीं बोली, मैं आपके मामले में ऑर्डर गिरे हैं पे कमेंट कर देना, मैं बात ठीक है सवाल में जो ऑर्डर गिरे हैं वो कमेंट करते हैं। सुन ले जो हाल हुआ है वो सबको नजर आ रहा है। लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए आबादी की तरफ पानी का रुख मोड़ लिया, और लोग गरीब लोगों के घर बह गए, और उन लोगों को आज उनकी हालतें देखे क्या हो रही हैं, जबकि जिसके अंदर KPK के अंदर वो हालात नहीं है जो सिंध के अंदर हालात हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की थी कि जी खुदा खौफी हमारे अंदर नहीं है, आप मुझे ये बताए ना, खुदा खौफी हमारे अंदर ना होती तो खान साहब आज टेलीथॉन करके अरबों रुपए लोग उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते। आप PM साहब भी तो मुसलसल कर रहे हैं। आप लोगों का एक लीडर आया, किसी ने टेलीथॉन की, किसी ने लोगों को कहा कि जी हमारी मदद की जाए, हमारे साथ आप लोग आके इन लोगों के लिए कोई मदद इमदाद करें, कर लेते ना। आपकी शहबाज शरीफ साहब आ जाते, टेलीथॉन कर लेते, दूसरा साहब आ जाते, जरदारी साहब कर देते, आपके मौलाना साहब कर देते, आप लोग कर लेते ना। फिर उसके ऊपर मैं आपको ये बात कहती हूँ कि बाहर से मुझे मेरी फ्रेंड्स के फोन आए कि जी हम इमरान खान के अकाउंट में पैसे जमा करवाना चाह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान के अकाउंट में नहीं जमा करवा सकते, आप लोगों ने अगर पैसे जमा करवाने हैं तो PM के अकाउंट में पैसे आप जमा करवाएं। यहाँ तक गवर्नमेंट जो है वो उस पर आई हुई है कि बदले के ऊपर आई हुई है कि उनको इस बातों की भी इतनी तकलीफ है। भैया आपको अगर इस बात से तकलीफ है कि लोग खान साहब पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं, आप इतना अच्छा अपना नैरेटिव देते हैं कि लोग आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें। फिर मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जी गुची का बैग लेके फिर रही है, तो बहुत अफोर्ड कर सकती है। मैंने तो मैं तो आज तक ही गुची का बैग अफोर्ड कर सकी कि जी मैं गुची का बैग लूं। और दूसरा मेरा बाप भी जो था वो कोई नर्स वो इस तरह से नहीं था कि जी पीछे से फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक है, उसके अलावा खामद भी मेरा भी ठीक ठाक कमा है, उसके बावजूद मैं गुची का बैग नहीं कर रही। और जब लैब बनी ऐसे लोगों को करने के लिए जो एक मामूली नर्स के लिए जितने का भी है 10 का भी है, तो मैं 10 का भी नहीं अफोर्ड कर सकती भाई मेरे। सुन लेना, छोड़े इस बात को, छोड़े इस बात को, ज्यादा है 1.25 लाख का मिलता है, मैं नहीं देता हूँ। चलो मैं ले देता हूँ। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से PTI की मेरी गुजरी भी MNA हो, और दूसरा ये है कि करप्शन बात हुई है ना कभी की है। अल्लाह की दीनी एक नेमत समझते हुए इस सीट में बैठे हैं, और उसमें लोगों की ये दीनी सीट है, अल्लाह की दीनी सीट है, उसके ऊपर कोशिश यही है कि हक हलाल का खाए और हक हलाल का डिलीवर करे। दूसरी बात यह है कि जी मुझे ये समझ नहीं आती है, आप लेके बात करते हैं कि जी घड़ी, मैं कहती हूँ आप लोग पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकालिए इसका तोशा खाना का, जिसने जो चीज ली है उसको आप पकड़े, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, निकाले। फिर उसके बाद भी करे ना बराक ओबामा साहिबा, मिसेस बराक ओबामा ने जो मरियम नवाज साहिबा को बच्चियों की तालीम के लिए जो पैसा दिया था वो किधर लगाया, वो किधर गया पैसा? मुझे वो कुछ चीजों को भी तो आप लोग देखे ना। हमारे यहाँ घड़ी लेके बैठे हुए हैं, उसके भी आखिर रूल एंड रेगुलेशन थे कुछ, जिसके तहत खान साहब ने घड़ी ली और उसके पैसे जमा करवाए, और फिर जहाँ पे उन्होंने लगाया वो सबको पता है, ठीक है। तो
तालीम के लिए वो अरबों डॉलर वो किधर गई थी, ठीक है। वो कहाँ गई वो चीजें, उन चलिए। चीजों की भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी ये चाहिए। तमाम तर सवालात- बायपार्टिसन इन्वेस्टिगेशन जी, हो। ये तमाम तर सवालात जितने पॉइंट्स आप लोगों ने सामने रखे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम जो 22 करोड़ अवाम जो हमारी है वो यही देख रही है हमारे मसाइल हल हों। कोई भी पार्टी जो है वो तमाम तर अपने सियासी मफादात या जितने भी मामलात है उसको साइड पे रखकर अपोजिशन वाले अपोजिशन में रहते हुए जिस हद तक अवाम का भला कर सकती है वो करे, और हुकूमत में रहने वाली जमात हुकूमत में रहते हुए अवाम के लिए मसाइल हल करने में कमी आए और मसाइल का तदारक भी हो सके। और सबसे बड़ी बात, ये जो मामलात सामने आए हैं, जिस तरीके से हमने देखा वज़ीर आज़म हाउस की जासूसी के हवाले से और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालात उठ रही है, अब देखना ये है कि ये मामलात मुल्क कौम की सलामती के हवाले से बेहतर नहीं है, इनका भी तदारुक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया उस्मा रियाज जदून साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली मेरे साथ मौजूद थी, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इरम चौधरी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।